नमस्कार दोस्तों, मैं भारत भूषण जो यूथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, कल की वीडियो में हमने उत्तर भारत की नदियों को पढ़ा, लेकिन आज हम दक्षिण भारत की नदियों को पढ़ते हैं और देखते हैं कि दक्षिण भारत की नदियां उत्तर भारत की नदियों से किस प्रकार अलग हैं। आज हम प्रायद्वीपीय नदियों को पढ़ेंगे जो दक्षिण भारत में स्थित है। प्रायद्वीप मतलब प्राय और द्वीप, कहने का तात्पर्य है जिस स्थान का दो ओर से तीन ओर से जल से घिरा हो वह स्थान प्रायद्वीप कहलाता है। दूसरी बात, प्रायद्वीप छोटी छोटी पहाड़ियां होती हैं इस तरीके की कि कुछ ऊंचाई पर उठने के बाद समतल मैदान सा बना और फिर नीचे तेज ढलान सा बना, तो ये प्रायद्वीप कहलाता है। तीसरी बात, जो प्रायद्वीप की नदियां हैं, जो प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं वो वर्षा पर निर्भर है। वर्षा होगी तो इन नदियों के अंदर जल पाया जाएगा, अन्यथा ये नदियां वर्ष भर सूखी बनी रहेंगी। तीसरी एक चीज और मैं बता देता हूं कि जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो हिमालयी नदियों से प्राचीन है। हिमालय की नदियां नवीनतम है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां प्राचीन काल से ही चली आ रही हैं। सबसे बड़ी बात कि ये जो सह्याद्री पर्वतमाला है, सह्याद्री पर्वतमाला इधर इसके अरब सागर और दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी स्थित है और नीचे इसका हिंद महासागर पाया जाता है, जो जल विभाजक का कार्य करती है। ये सह्याद्री पर्वतमाला इसका जल विभाजक का मतलब जल को बांट दिया। यहां से एक आकृति उभर के आ गई, जल से ऊपर उभरी और इसने इन तीनों जलों को अलग अलग कर दिया। तो प्रायद्वीपीय नदियों को जब हम पढ़ते हैं तो इसके अंदर अनेक नदियां आती हैं, जिसमें पहला नाम आता है इसका गोदावरी का, दूसरा नाम आता है कृष्णा नदी, तीसरा नाम है इसका कावेरी, चौथा नाम है इसका महानदी। ऐसे ही अनेक नदियां प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती हैं, लेकिन ये इसकी मेन नदियां हैं। एक चीज और बता दूं, जब प्रायद्वीप भारत के उत्तर में हम जाते हैं तो वहां हमें केन, चंबल, बेतवा, सिंध और सोन नदी, ये नदियां मिलती हैं जो गंगा नदी तंत्र का हिस्सा बन जाती हैं। लेकिन ये प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में पाई जाती हैं, तो ये नदियां भी प्रायद्वीपीय भारत के में गिनी जा सकती है। लेकिन ये गंगा नदी, क्योंकि ये जब गंगा नदी आती है तो इनका जल गंगा को समर्पित हो जाता है, क्योंकि जो विंध्याचल पर्वतमाला है वो भी प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। तो ये नदियां विंध्याचल पर्वतमाला के उत्तर में स्थित है और जल इधर आने के लिए कोई चांस नहीं बनता, क्योंकि विंध्याचल पर्वतमाला इसमें एक दीवार सी खड़ी हो जाती है, जिससे इनका जल गंगा नदी को प्राप्त हो जाता है और ये गंगा नदी की सहायक नदी बन जाती है, ये वाली नदियां। उसके बाद जो ये नदियां हैं इसका जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होता है। बंगाल की खाड़ी की तरफ ये नदियां डेल्टा बनाती है, अपने जल का अफवाह बंगाल की खाड़ी में छोड़ देती है। ऐसे ही एक चीज और मैं बता देता हूं आपको, जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं उसमें कुछ ऐसी नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, जबकि ये नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हैं। तो उन नदियों में कौन कौन सी हैं, जिसमें हम नर्मदा और ताप्ती नदी को पढ़ेंगे, जो
पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, यह प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। तो इस प्रकार प्रायद्वीपीय नदियों को दो भागों में बांट देते हैं, एक पश्चिम से पूर्व की ओर जाने वाली नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और दूसरी आती है जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है और अपना जल अरब सागर में विसर्जित करती हैं। तो दो प्रकार की नदियां प्रायद्वीपीय भारत की हमें प्राप्त होती हैं। दूसरी बात, एक चीज और मैं बताता हूं कि जब इन्हें पढ़ते हैं तो इसमें ऐसी नदियां भी हैं जो वर्ष भर जल से भरी रहती हैं, जैसे कि कावेरी नदी। कावेरी नदी वर्ष भर जल से भरी रहती है, क्योंकि इसमें दो कंडीशनें बनती हैं। कावेरी नदी बताएंगे हम तुम्हें, कावेरी नदी केरल राज्य में, जो केरल राज्य है वहां से निकलती है, और जब केरल राज्य में निकलती है तो 1 जून को पश्चिमी घाट पर मानसून प्राप्त होता है। जब 1 जून को पश्चिमी घाट में मानसून प्राप्त हो जाएगा तो यहां जल, जब वर्षा होती है तो यहां नदियों में जल, वर्षा का जल नदियों में आ जाता है, तो यह नदी यहां से परिपूर्ण हो गई। उसके बाद जब लौटता हुआ मानसून आएगा तो यहां पर तुम्हारा तमिलनाडु में भारी वर्षा होती है शरद ऋतु में। शरद ऋतु में, शीत ऋतु में यह वर्षा होती है, ये ग्रीष्म ऋतु में, और ये शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो यहां भी जल पूरे वर्ष भर बना रहेगा। तो यह कावेरी नदी को विशेष, इसे भी दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा। तो दक्षिण भारत की गंगा कौन सी हुई? कावेरी नदी। क्यों? क्योंकि जैसे गंगा नदी के अंदर जल पूरे वर्ष रहता है, उसी प्रकार से कावेरी नदी के अंदर भी जल पूरे वर्ष रहता है। आगे एक एक करके इन नदियों के बारे में पढ़ते हैं कि ये नदियां अपना विशेष स्थान कैसे रखती है। नंबर 1 आता है गोदावरी नदी। जब गोदावरी नदी की बात करते हैं तो गोदावरी नदी उत्तर भारत, दक्षिण भारत, जब दक्षिण भारत में आते हैं तो यहां पर नासिक पड़ता है, ये नासिक पड़ता है। नासिक के पास ही त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियां मिलती है, यहीं से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। और जब ये उद्गम होता है तो ये महाराष्ट्र होते हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ होते हुए आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है, आंध्र प्रदेश में, और यहीं पर ये तीनों जगह पर जाकर के ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। जब ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो यहीं पर ये एक छोटा सा डेल्टा बनाती है। इसका जल 49% महाराष्ट्र में, 20% इन दोनों क्षेत्रों में, 20%, और जो शेष बचता है कितना, 31%, 31% जो जल बचता है वो आंध्र प्रदेश को प्राप्त होता है। इसकी लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर होती है। दूसरी बात, यह प्रायद्वीपीय गंगा के नाम से जानी जाती है, प्रायद्वीपीय गंगा। प्रायद्वीपीय गंगा या दक्षिणी गंगा के नाम से भी इसे कह सकते हैं, दक्षिणी गंगा। तो इसके अनेक नाम हो जाते हैं, इसे गोदावरी नदी, प्रायद्वीपीय गंगा के नाम से भी, दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है, दक्षिणी गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो कावेरी नदी। तो नदियों के ऊपर कई प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं, यह इस नदी की जो सहायक नदियां हैं, इस नदी की जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदी पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा, ये 4 नदियां इसकी सहायक नदियां हैं।
तो ये सहायक नदियां भी इसमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि गोदावरी नदी की निम्न में से कौन सी सहायक नदी है। तो ये आपकी प्रायद्वीपीय गंगा, जिसे हम गोदावरी के नाम से जानते हैं। दूसरी नदी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है, जो महाराष्ट्र में पड़ती है। महाबलेश्वर की पहाड़ी भी महाराष्ट्र में पड़ती है और ये सह्याद्री पर्वतमाला की एक छोटी सी चोटी है। यह महाबलेश्वर की पहाड़ियां महाराष्ट्र में स्थित है। यहीं से इसके उत्तर में कराड नामक स्थान है, कराड, यहीं से ये नदी निकलती है और कर्नाटक होते हुए, महाराष्ट्र कर्नाटक होते हुए आंध्र प्रदेश में ये चली जाती है। इसका जो जल है 27% महाराष्ट्र में, 44% कर्नाटक में, और जो शेष बचता है वो आंध्र प्रदेश में इसका जल प्राप्त होता है, आंध्र प्रदेश को प्राप्त होता है। इस नदी की जो लंबाई है वो 1401 किलोमीटर है। दूसरी बात, नागा अर्जुन सागर बांध जो बना हुआ है वो भी इसी नदी पर बना है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर है। तो यह क्वेश्चन भी कई बार पेपर में पूछा गया है। अगली आती है कावेरी नदी। कावेरी नदी, कावेरी नदी कर्नाटक के कोमांडू जिले से निकलती है और ये कर्नाटक से केरल आती है और केरल से तमिलनाडु चली जाती है। तो इसका 3% भाग केरल में, 41% भाग कर्नाटक में, और जो शेष बचता है लगभग 56% भाग इसका तमिलनाडु को प्राप्त होता है। इस नदी पर भी जल विभाजन विद्रोह होता है, क्योंकि तीनों ही जो राज्य हैं वो अपना अपना हक इस पे जताते हैं। यह नदी जो कावेरी नदी है, यह दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है। दक्षिण भारत की गंगा, क्योंकि इस नदी को वर्ष भर जल प्राप्त होता है। पहले ग्रीष्मकालीन जो मानसून आता है उसके द्वारा जल प्राप्त होता है, और दूसरा जब शीतकालीन मानसून, लौटता हुआ मानसून जिसे हम कहते हैं, तो यह मानसून तमिलनाडु में वर्षा करता है। तो यहां पर यह अपना जल, वर्षा का जल नदी को प्राप्त हो जाता है। इसलिए कावेरी नदी वर्ष भर जल से परिपूर्ण रहती है। इस नदी की जो लंबाई है वो 800 किलोमीटर है। नेक्स्ट है चौथी महानदी। चौथी है महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर से निकलती है। रायपुर से निकल करके यह नदी झारखंड, और झारखंड होते हुए ये उड़ीसा आ जाती है, और उड़ीसा में आकर के ये नदी बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित कर देती है। इस नदी पर भी जो महानदी है, क्योंकि हीरा महान होता है इसलिए हीराकुंड बांध इसी नदी पर बना हुआ होता है। हीराकुंड बांध इसी नदी पर बना हुआ है, क्योंकि
हीरा जो होता है वो महान होता है और महानदी पर यह बना हुआ होता है और ये कहां पर है? उड़ीसा राज्य में है। इस नदी पर और भी कई सारे बांध हैं। तो ये आपका महानदी। तो साथियों, ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियां थी जो हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताई। धन्यवाद।